नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का चर्चा का विषय है भोम्बलदा अभी नहीं रहे। भोम्बलदा से मेरा जो जुड़ाव था, उनके साथ जो मेमोरी था, वो इस वीडियो में कुछ समराइज करेंगे। वही चीज़ें, वही बातें आपके साथ थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। पहले तो भोम्बलदा कौन थे, बाबा के परिवार का भोम्बलदा कौन थे, ये पहले जान लेते हैं। बाबा विशुद्धानंद जी का लड़का था दुर्गा बाबा, दुर्गा बाबा का लड़का था गुई बाबा, गुई बाबा का लड़का था भोम्बलदा। ठीक है। बाबा विशुद्धानंद जी का जो गुरु परंपरा कैसे वो चल रहा था कि बाबा विशुद्धानंद जी जब शरीर छोड़े तब उनका 3 पोता तब था, मेरा गुरुजी भी था। तो बड़ा पोता जो था गुई बाबा को उन्होंने सभी ट्रस्टी उनको बना के गए थे। और बाबा विशुद्धानंद जी 1937 को गए, 1942 करीब शायद दुर्गा बाबा चले गए। फिर गुई बाबा ट्रस्टी तो बाबा विशुद्धानंद जी उनको बना के गए थे। तो 1979 को फिर गुई बाबा चले गए। उसके बाद मेजर जेठू उनका जो मिडिल वाला भाई है वो बना ट्रस्टी 1979 से। फिर 2010 को मेजर जेठू चले गए। फिर जेठू 88 ईयर्स में वो चले गए। जेठू 2014 को चले गए एट द एज ऑफ 90 ईयर्स, मेरे गुरुजी। तो थर्ड जनरेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बाबा का जो फोर्थ जनरेशन है वो शुरू होता है भोम्बलदा से। भोम्बलदा गुई बाबा का लड़का। तो अभी पहले पहले जब मैं आश्रम में आया था, मुझे उतना भोम्बलदा के बारे में उतना मुझे कुछ पता नहीं था। जेठू के पास मेरा आना जाना ऐसे वो रहता था, आता जाता था। जेठू का घर का कुछ काम कर देता था, मार्केटिंग करता था। तो फिर मुझे एक दिन मैं जेठू को पूछा, ये तुम्हारा तो ये है गुई बाबा का फैमिली किधर है? तो ठीक ठाक मुझे तब जवाब भी नहीं मिला था। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, वो जो गुई बाबा का वो जो फैमिली अभी है उनके साथ जेठू का जो वाइफ है जेठी माँ, रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है ऐसा करके। तो जेठू बोला क्यों जानना है तुमको? मैं बोला ऐसा ही क्यूरियोसिटी है। नहीं, तुमको वो जानने का ज़रूरत नहीं, ऐसा ऐसा कुछ बात हुआ था। तो आश्रम में जब मैं बस आता जाता था तो एक तो लोहा का बहुत बड़ा गेट है और दूसरा खिड़की का दरवाज़ा है काठ का पास में। वो खिड़की का दरवाज़ा से ही आना जाना रहता था। तो जब सामान लेके आते जाते थे तब भोम्बलदा वो कभी मिल जाते थे रास्ते में, वो आश्रम के अंदर। भोम्बलदा पूछते थे तुम कौन हो? मैं बोला अभी मैं तो जेठू के पास आता जाता हूँ आध्यात्म इसके लिए। तो भोम्बलदा मेरे बारे में सब कुछ जाने कि अच्छा घर का लड़का है, इंजीनियर है, ये ऐसा वो दिन भर नौकर ऐसा घूमता फिरता है, क्या है? तो भोम्बलदा वैसे ही बस वो एक नया एक तब जान पहचान कुछ हुआ था, ऐसा कुछ खास हाई हेलो होता था। कभी आश्रम में आते जाते थे, मिल गए रास्ते में, हाई हेलो हुआ, बस बात ख़त्म। फिर मैं जेठू से जाके पूछा, वो एक आदमी है वो कभी कभी मिल जाता है, मुझे पूछता है। जेठू बोला वो मेरा बड़े भाई का लड़का है, भोम्बल है। ठीक है, तुम उससे उतना आप जान पहचान मत करो, वो ठीक लड़का नहीं है। मैं बोला अच्छा ठीक है, वो घर का ही तो लड़का है, बड़ा है, मिलेंगे हाई हेलो करेंगे, इसमें क्या जाता है? लोग मिलते हैं, थोड़ा सा उसको सम्मान देने में क्या जाता है? बस बात तो उतना ही तक हुआ। तो तब भोम्बलदा का परिवार में उनका माताजी जीवित थे। भोम्बलदा का माताजी चले गए। भोम्बलदा का माताजी के पास दीपू करके एक लड़का मतलब वो बहुत वो उम्र दादाजी है, हाँ, तो वो भी आते थे। तो दीपू दा जो है वो भी अभी नहीं रहे। फिर भोम्बलदा का एक बहन था मुकुल दी, वो थोड़ा सा कुछ उनका समस्या था, वैसे ही वो घूमते रहते थे। तो मेरे को देखते थे, कभी डर जाते थे, बाद में नहीं डरते थे। वो आश्रम के अंदर ही वो घूमते थे।
तो इतना लोगों को आश्रम में मैंने देखा, और वो समय के साथ साथ वो सभी चले गए। और भोमुलदा से तो मेरा उतना ही बात होता था। जेठू ने मना किया था, फिर भी भोमुलदा से मिल जाता तो कभी बातचीत हो जाता था। और वैसे करते करते भोमुलदा से फिर मेरा जो संबंध है अच्छी तरह से वो बनने लगा, और भोमुलदा से मिलता था। और भोमुलदा से जब मिलता था, बातचीत होता था, क्या बात हुआ क्या हुआ, मैं जेठू को आपको बताता था कि नहीं भोमुलदा मिले, ऐसा बात हुआ। और फिर बाद में क्या हुआ कि अभी सामने सामने भोमुलदा से जेठू का बात नहीं होता था, तो जेठू का कुछ बात होता था, वो मैं जाके भोमुलदा को बताता कि जेठू ने तुमको ऐसा ऐसा कहा है। और भोमुलदा मुझे बताते थे, अरे तुम जाके चाचा को बोलो, अंकल को बोलो, ये ऐसा ऐसा है, मैंने बताया है। तो अभी दोनों का जो मैसेज आदान प्रदान होता था मेरे थ्रू होता था। और ये चीज़ के बारे में बाकी घर वाले कोई उतना नहीं जानते थे। जेठी माँ तो जानते ही नहीं थे, जेठी माँ जानते थे तो गुस्सा करते थे। तो वो अपना एक अलग वो सेटिंग था। फिर जेठू चले गए 2014 के बाद, 2014 दिसंबर को जेठू चले गए एट द एज ऑफ 90 ईयर्स। फिर मैं अकेला थोड़ा सा पड़ गया। उस दौरान भोमुलदा से और भी मेरा बातचीत और थोड़ा सा बढ़ गया, और वो परिस्थिति मेरे लिए काफ़ी कठिन था, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेड़ जब गिर जाता है ना, तो आसपास काफ़ी उसका वो एक टर्बुलेंस असर रहता है, क्या करना है, क्या होगा, कहाँ से क्या होगा, ऐसे करके मैं भी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था, क्या कब क्या करना है। जेठू से मेरे साथ इतना लगाव था, अब मैं क्या करूँ, सब खाली खाली लग रहा है। तो फिर भोमुलदा से काफ़ी अच्छा सपोर्ट किए, और एक टाइम तब था मेरे लिए काफ़ी कठिन था। जेठू मेरे से वचन लेके गए कि तुम मेरे परिवार के पास रहना, साथ रहना। और जेठी माँ भोमुलदा को पसंद नहीं करते थे। भोमुलदा को मैं रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि घर का वो है। और एक 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 आश्रम में एक हवा है कि भोमुलदा अच्छा लड़का नहीं है। तो मुझे इतने सालों से मैं भोमुलदा से मिला, मुझे लगता है ये प्रोजेक्टेड किया गया है ऐसा करके, भोमुलदा अच्छा नहीं है। अभी किस लिए किया गया वो इतना डीप में नहीं जाएंगे, पर आप लोगों से मेरा यही सलाह रहेगा कि कभी भी जिंदगी में किसी भी के बारे में अगर आप कुछ गलत सुन रहे हो, सुन के किसी के बारे में आप एक गलत फहमी आप पाल लेना, ये सही बात नहीं है। कोई किसी के बारे में अगर गलत बोल रहा है तो आप सतर्क हो जाओ। नहीं, वो आदमी बुरा है, वो बोला है ये आदमी बुरा है, ठीक है, मैं सतर्क हो जाता हूँ, सतर्क होना बनता है। पर जिसके बारे में आप गलत सुन रहे हो उसको भी एक फेयर चांस मिलना चाहिए। आप जाके उनसे मिलो, सतर्क होके मिलो कि ये इसके बारे में भाई बुरा सुना है, ये सही सुना है, गलत सुना है। क्योंकि भगवान ने आपको कुछ दिया है, दिमाग दिया है, तो उसको अपने हिसाब से काम पे लगाओ। तो भोमुलदा वॉज अ प्रोजेक्टेड विलेन मेरे हिसाब से। ये इन फैमिली और ये आश्रम के हवा में भोमुलदा मेरे से काफ़ी अच्छे से पेश आते थे। खैर, फिर एक वो टाइम क्या हुआ, तो जेठू ने बोला तुम अपने मेरे परिवार के पास रहो। अभी उनके जेठू के परिवार से मेरा उतना कुछ खास मैं उन लोगों को मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं था, तो फिर भी मैं जाता था। अभी फिर उसके लोग के फिर और भी काफ़ी एक ऐसा हो गया कि मैं जेठी माँ के पास जाता था तो जेठी माँ मुझे कोसते थे, गाली बकते थे। तो ये पॉइंट आप समझो। अभी भोमुलदा मुझे जेठी माँ के बारे में कुछ कहते थे, जेठी माँ मुझे भोमुलदा के बारे में कुछ कहते थे। जेठी माँ को गुस्सा आता था कि मैं भोमुलदा से मिल रहा हूँ। तो आप मेरा वो पहली आप समझो, उस दौरान करीब 2-2.5 साल ऐसा चला। जेठू बोला तुम मेरे परिवार के पास रहो। किसको बोला? मेरे को बोला। मैं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ और जेठू को वो पता है, फिर भी मुझे बोला, गजब कॉन्फिडेंस है कि नहीं तुम मेरे परिवार के पास रहो। अभी जिस परिवार के पास आप जा रहे हो, हर हफ्ते जाके गाली खा रहे हो, फिर भी वो परिवार के पास रहो। और भोमुलदा भी कुछ तो एक दूसरे से बनता नहीं, तो एक दूसरे का ऑपोजिट ही कुछ सुनाएंगे।
वो सुनने के बाद भी मैं जाता हूँ, हर हफ्ते जाता हूँ, गाली खाता हूँ। तो वो फेस काफ़ी कठिन था मेरे को लेके। जेठीमा मेरे को इधर खींच रहे, भुम्बुलदा मुझे उधर खींच रहे हैं, वो अपने पास, वो अपने पास। अरे मैं तो किसी के पास नहीं हूँ, ये तो पहले ये जानना चाहिए। क्योंकि हम लोग ये आश्रम में आए हैं बाबा विशुद्धानंद जी के लिए, भुम्बुलदा के लिए नहीं, जेठू के लिए नहीं। आप मेरा ये फालतू का बात सुन रहे, मेरे लिए नहीं, अपना औकात हैसियत मुझे पता है। बाबा विशुद्धानंद जी का ठप्पा है, इसलिए आप मेरे को सुन रहे हैं, इसलिए आप आश्रम में आते हो। तो भुम्बुलदा से मैं इसलिए मिलता हूँ कि बाबा का खून है। जेठू से मैं इसलिए फिर दीक्षा लिया, गुरु हुआ, वो तो एक अलग ही वो है। तो बाबा का खून है, तो खून है। और उस दौरान जेठीमा क्या है, मेरा गुरु का पत्नी है। अभी गुरु का पत्नी कैसा भी है, गुरु का पत्नी है, तो उसमें भी फर्ज बनता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ ठंडा होने लगा। जेठीमा को देखा कि जेठीमा फिर काफ़ी जो डिसाइपल्स से धीरे धीरे जेठू के जो थे वो भी, मुझे पता नहीं वो जेठीमा का कितना वो ख्याल करते हैं, पर मैं हर हफ्ते जाता था। जेठीमा का जितना मेरे से बन पाता मैं ख्याल रखता था। तो जेठीमा भी देखे ये तो पार्टी नहीं बदला, ये आज भी मेरे फेवर में ही है, मेरे को देखता है। फिर इसको गाली दे के भी इसका तो कोई स्वभाव का भी कोई परिवर्तन नहीं, ये बंदा जो सोचता है वो वही करता है। तो जेठीमा भी फिर मेरे से अच्छे से व्यवहार करने लगे, भुम्बुलदा के बारे में भी मुझे कुछ नहीं कहते थे। तो वो एक्सेप्टेंस फैमिली में आ गया। और भुम्बुलदा जेठीमा के बारे में भी कुछ कहना मुझे छोड़ दिए। बोला भुम्बुलदा का ये मुझे अच्छा लगा कि भुम्बुलदा मुझे बोले कि अनिरुद्ध, मैं देखा तुम एक प्रिंसिपल तुम्हारा एक रहता है, और जो प्रिंसिपल तुम फॉलो करके चलते हो, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और भुम्बुलदा मेरे पास ये स्वीकार किए, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो पूरा सब कुछ सेटल हो गया। फिर अभी तो क्या है, मैं भुम्बुलदा से भी अच्छे से मिलता था, जेठीमा से भी अच्छे से मिलता था। अभी जेठू से मेरा अटैचमेंट था 100%, भुम्बुलदा से आप पकड़ लो 30%, और बाकी 5-10% ऐसा ही कुछ मिलते, थोड़ा बहुत बात कर लेते, बस और कुछ नहीं, ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि जेठू चले जाने के बाद चीज़ें काफ़ी और मेरे लिए वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा। ठीक है, ऊपर ऊपर से ही सब कुछ टच करके जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फिर वो भुम्बुलदा से मेरा घनिष्ठता कैसा था, भुम्बुलदा मुझे बुलाते थे। मैंने एक रूटीन बना दिया था आश्रम में, इतना वो खींचा खींची हुआ था। मैंने बता दिया, देखो इमोशन, मैं अपने लाइफ में इमोशन, आपका पसंद नापसंद और मेरा प्रिंसिपल दोनों को मैं अलग रखता हूँ। ये मेरा लाइफ का एक रूल है। तुम किसको पसंद करते हो नहीं पसंद करते हो वो अलग फंडा है, पर जहाँ पे देयर इज ए कॉल ऑफ ड्यूटी, वहाँ पे आप फेल नहीं हो सकते। तो रूल्स आर फिक्स्ड। इमोशन अच्छा है, अभी किसी को अच्छा लगा, बुरा लगा, इमोशन मूव करता है, पर रूल्स आर फिक्स्ड। तो मैंने मन में एक रूल्स बना लिया कि मैं महीने में एक बार बंडुल जाता था। मैं अभी बंडुल जाना तो 1 साल नहीं गया, फिर उसके लिए भी छोड़ो। तो मैं एक रूल्स बना लिया था कि महीने में एक बार आश्रम जाना है, हफ्ते में एक बार वर्धमान आश्रम जाना है, हफ्ते में एक बार जेठूमा को मिलना है, हफ्ते में एक बार भुम्बुलदा से मिलना है। तो हाई हेलो करना है, बस उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, कम नहीं करना है। तो अच्छा व्यवहार करेंगे तब भी हफ्ते में एक बार, गाली देंगे तब भी हफ्ते में एक बार, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा रूल्स मैंने बना लिए थे। अभी भुम्बुलदा से जो मेरा मिलना होता था वो रूल वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता था। भुम्बुलदा मुझे कभी बुला लिए तो मैं जाता था। मैं भुम्बुलदा के लिए इतना बहुत कुछ नहीं किया। ठीक है, भुम्बुलदा खुद ही घर का सब काम करते थे। बैंकिंग का कुछ इशू होता था, उसमें थोड़ा बहुत मदद कर दिया। कभी बनारस जाते थे तो सामान उठाने के लिए कभी बुला लेते थे, क्योंकि उनका पैर में दर्द होता था, उसलिए। तो भुम्बुलदा के लिए मैंने बहुत कुछ नहीं किया। और मेरा खुशनसीबी है, भुम्बुलदा जाने से पहले मेरे से कोई जुबान मत लिए, कोई बात मेरे से नहीं लिए। जेठू ने जो लिया, हाँ, तो वो बात नहीं लिए। मैं भुम्बुलदा से साइड से मैं फ्री हूँ, ये भी मेरे लिए एक अच्छी बात है। खैर छोड़ो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कैसा था, भुम्बुलदा कभी मुझे फ़ोन को बुला लेते थे, अरे अनिरुद्ध आओ, मुझे बहुत जल्दी है, बहुत मेरा इंपॉर्टेंट बात है तुमसे। क्या बात है? नहीं, आश्रम में कहाँ पे क्या हुआ था वो मुझे बताते थे। आश्रम में जो होता था वो किसी को वो नहीं बताते। भुम्बुलदा का एक सर्कल था,
ठीक है। एक चाय का दुकान था, वहाँ पे वो बैठते थे। बर्धमान में काफ़ी सारे चाय के दुकान थे जहाँ पे वो घूम घूम के बैठते थे, और वहाँ पे हर एक से अच्छी तरह से बहुत डाउन टू अर्थ आदमी थे, सभी से साफ साफ मिलते थे, जैसा उसका मन में था वही उसके मुंह में था, ऐसा दुगला नहीं था, ठीक है। एकदम बहुत साफ साफ कि जिसको पसंद करते थे, बुलाते थे तो वो बुलावा आपको दिल को छुएगा, और जिसको पसंद नहीं करते तो मुंह पे वो रहता था, अरे भागो यहाँ से, चलो क्या है, भगा देते थे। तो मेरे से वो कभी वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किए कि ये मेरा चाचा का डिसाइपल है, हाँ तो मेरे से क्या संबंध, नहीं। वो मुझे काफ़ी प्यार से मेरे से वो डील करते थे, अपना ही आदमी है। मैं जेठू के लिए जितना किया तो उसके रिटर्न में जो एप्रिसिएशन मुझे मिलना चाहिए था जेठू के परिवार वाले से, वो एप्रिसिएशन खैर जो मिला अच्छा है। तो वो एप्रिसिएशन मुझे मिला भुम्बलदा से। हमेशा हमेशा वो काफ़ी मेरे ऊपर काफ़ी ट्रस्ट रखते थे। मैं अगर कोई आश्रम का कुछ बात होता था, भुम्बलदा मुझे कहते थे, और जिसमें गाली गलौज भी कभी चल जाता था, इतना फ्री रिलेशन था। अगर आप दोस्तों दोनों दोस्त करीबी बात करते हो, गाली चलता है, तो भुम्बलदा से भी कुछ बात होता था, गाली चलता था। भुम्बलदा आश्रम के बाद किसी दूसरे को नहीं बताते थे, मुझे फ़ोन करते थे, और बाबा विशुद्धानंद जी के चले जाने के बाद आश्रम में क्या क्या हुआ, हाँ कहाँ से घर में क्या परिस्थितियाँ बना, अच्छा बना बुरा बना, फिर वो अभी बनारस आश्रम में मीटिंग था, मैं कलकत्ता गया था, वहाँ पे ये बात हुआ, अरे सुनो झालदा में वो हुआ, ये फ़ोन किया था ये बताया, उसको फ़ोन किया था ये बताया, ऐसा वैसा वैसा, वो सब मेरे को वो बताते थे, और मेरे को बता के वो हल्का होते थे। मेरा इंटरेस्ट 50-50 था, क्योंकि गुरु का आश्रम में मैं पर्सनली लेता हूँ, गुरु का परिवार मेरा परिवार, गुरु का आश्रम मेरा आश्रम। तो कुछ होता था मैं सुनता था, और कुछ कमेंट में करता था, कोई सजेशन में देता था। माय डिसीजन वाज इम्पार्शियल, ठीक है। मेरा पसंद नापसंद से बढ़कर जो सही है वो मैं बताता, इसलिए भुम्बलदा भी मुझे काफ़ी लाइक करते थे, क्योंकि मैं भी एकदम साफ मेरा वो सब रहता है, ठीक है। तो वही कुछ मेरे को वो बताते थे, और किसी के साथ वो चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि जब उनका जो मैंने बोला चाय के टपरी में काफ़ी उनका स्पेसिफिक लोग था। चाय के दुकान में हिमाद्रीदा करके कोई थे, उनका सबसे फेवरेट था गोपीदा करके एक थे। गोपीदा से वो काफ़ी वो हर शाम को वो मिलते थे, बातचीत कुछ करते थे। मैं तो हफ्ते में ही मिलता था, कभी कभी रूटीन का ब्रेक होता था, वो अलग बात है, पर हफ्ते में एक बार 7-10 दिन में एक बार वो फॉर्मूला फॉलो करके मैं चलता था, ठीक है। तो वैसा ही तो फिर भुम्बलदा से बात वो चले मेरा। तो अभी मेरा अभी ये टाइम अभी ख़त्म हो रहा है, सेकंड पार्ट को उसको मैं कंटिन्यू करूँगा कि कहाँ से क्या फिर हुआ, ठीक है।